तो दोस्तों, SWA स्टडी विथ अमन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। इसके पहले मैंने 2 वीडियोस डाल दी हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। आप उसको जाकर मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं। आज हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं। महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण था, जब छोटे छोटे जनपद का विस्तार हुआ और वे बड़े संगठित राज्यों में परिवर्तित हो गए, तो वे महाजनपद कहलाए। यह काल वैदिक काल के उत्तरार्ध के बाद आया और इसी दौरान भारत में पहली बार राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संगठन विकसित हुए। तो दोस्तों, महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक चला, जब छोटे छोटे राज्य मिलकर एक बड़े संगठित राज्य में परिवर्तित हो गए, तो उसी को महाजनपद कहा जाने लगा। यह वैदिक काल के बाद आया और इसमें पहली बार राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संगठन विकसित हुए। हम महाजनपद काल का उदय देख लेते हैं। प्रारंभ में भारत में जनपद यानी कि छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ जनपद शक्तिशाली बन गए और वे महाजनपद कहलाने लगे। जब कुछ जनपद आपस में मिलकर शक्तिशाली बन गए, तो वे महाजनपद कहलाने लगे। ये महाजनपद ये तो राजतंत्रीय थे, जहाँ राजा का शासन होता था, या तो गण राज्य थे, जहाँ सभा के माध्यम से शासन चलता था। तो दोस्तों, राजतंत्रीय मतलब जहाँ राजा का शासन होता है, और गण राज्य मतलब जहाँ गण यानी कि सभा के माध्यम से शासन चलता है। इस काल में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा। इस टाइम पे मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जो आगे चल करके हम अगली वीडियो में मगध का उत्कर्ष पढ़ने वाले हैं। अब हम इसके स्रोतों के बारे में देख लें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महाजनपद काल के प्रमाण हमें प्राचीन साहित्य, पुरातात्विक अवशेषों, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों तथा विदेशी यात्रियों के विवरण से प्राप्त होता है। इन स्रोतों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला, अगर हम बात करें तो साहित्यिक स्रोत आएगा। तो साहित्यिक स्रोत में अगर हम बात करें तो बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय, पाली ग्रंथ। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों, जो पाली भाषा में लिखा हुआ है। आप इसको जरूर याद कर रहिए, क्योंकि ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत आता है कि 16 महाजनपद की जानकारी हमें किस ग्रंथ से पता चलती है, तो उसका आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। इसके बाद दीघ निकाय है। इसमें मगध और अन्य महाजनपदों के सामाजिक व राजनीतिक विवरण मिलते हैं। अगला स्रोत हो जाएगा महावंश और दीपवंश। ये एक वंश है दोस्तों। ये श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ हैं, जिनमें महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये एक ग्रंथ है दोस्तों, जिसमें महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला हम देख लेंगे जैन ग्रंथ, जिसमें आएगा भगवती सूत्र। इसमें विभिन्न महाजनपदों और उनके शासकों का उल्लेख किए गए हैं। आवश्यक सूत्र, इसमें मगध और अन्य गणराज्यों की चर्चा की गई है। दोस्तों, अब हम देखते हैं हिंदू ग्रंथ में। हिंदू ग्रंथ में आ जाएगा महाभारत। इसमें कुरु, पांचाल, मगध, काशी और अन्य महाजनपदों का वर्णन मिलता है। हम लोग इसमें देख ही सकते हैं कि महाभारत में कुरु है, पांचाल, मगध, काशी, ये सब दिखाया गया है। इसके बाद पुराण में आ जाएंगे, तो कई पुराणों में महाजनपदों और उनके राजाओं की वंशावली दी गई है। अब हम पुरातात्विक प्रमाण अगर देखें दोस्तों, तो राजगीर यानी कि मगध, यह महाजनपदों की राजधानी थी और यहाँ के किले और स्थलों के अवशेष मिले हैं। श्रावस्ती यानी कि कौशल की राजधानी है श्रावस्ती दोस्तों। यहाँ प्राचीन नगरों के अवशेष मिले हैं, जिससे ऐतिहासिकता का प्रमाणित मिलता है। वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, कौशाम्बी में यहाँ से मिट्टी के बर्तन, मुद्रा और अन्य पुरावशेष मिले हैं। तक्षशिला, जो गांधार की राजधानी है, यहाँ एक प्रमुख शिक्षण केंद्र, जिसके अवशेष इसकी प्राचीनता को सिद्ध करते हैं। ऐच्छन, जो पांचाल का राजधानी है, यहाँ महाजनपद काल के किले और नगर के अवशेष मिले हैं। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों विदेशी यात्रियों के विवरण।
तो विदेशी यात्रियों के विवरण में पहला हो जाएगा मेगास्थनीज, जो एक यूनानी राजदूत था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में महाजनपदों के समाज और शासन का वर्णन किया है। तो आप लोग दोस्तों इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है, क्योंकि ये बहुत पूछता है। तो इसके बाद आ जाएगा फाहियान और हेनसांग, जो एक चीनी यात्री थे। इन्होंने भारत यात्रा के दौरान महाजनपदों के स्थल और धार्मिक परंपराओं का उल्लेख किया है। इसके बाद सिक्के और मुद्राएं देख लेते हैं। महाजनपद काल की पंचमार्क कॉइन्स यानी कि छिद्रित मुद्राएं कई स्थानों से मिली है, जिनमें मगध, कौसाम्बी, अवंती और गांधार के सिक्के प्रमुख हैं। अब हम महाजनपदों की संख्या और उसके प्रमुख राज्य की बात करेंगे, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महाजनपदों का याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बना दी है दोस्तों, जिस ट्रिक से आप इसको अच्छे से आसानी से याद कर सकते हैं। तो ट्रिक है, अब अपाचे का गांव कुसुम को कम देगा। आ से हो जाएगा अंग, ब से वत्स, आ से अवंती, पाँच से पांचाल, चे से चेद, का से काशी, ग से गांधार, व से वज्ज, कु से कुरु, सु से सूरसेन, म से मगध, को से कोसल, क से कंबोज, म से मत्स्य, आ से अस्मक, म से मल। देगा मतलब यहाँ पे देगा छोड़ दीजिएगा, बाकी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद करने के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बना दी है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम महाजनपद को देखेंगे, उसके बाद उसकी राजधानी और आधुनिक समय में ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थल कहाँ पर थे, हम उसको देख लेंगे। तो पहला हमारा शक्तिशाली महाजनपद आ जाएगा मगध, जिसकी राजधानी गृहवर्ज और बाद में राजगृह हुई। यह अभी भागलपुर मुंगेर यानी कि बिहार में है और ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। दूसरा हम देखेंगे अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी, जो पटना गया बिहार में है। तीसरी है वज्ज, यानी कि इसकी राजधानी वैशाली थी, जो वैशाली मुजफ्फरनगर के आसपास का क्षेत्र है। फिर देखेंगे काशी। काशी तो आप लोग जानते ही होंगे, काशी अभी भी है, जिसकी राजधानी वाराणसी है। वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में है ये। उसके बाद कौशल आ जाएगा, जिसको श्रावस्ती बोलते हैं। ये अयोध्या के आसपास का क्षेत्र है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे मल्ल, जिसकी राजधानी कुशीनगर, कुशावती। ये बुद्ध के महापरिनिर्वाण का स्थल है, यहाँ पर बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ये देवरिया गोरखपुर के आसपास का स्थल है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे पांचाल, जिसकी राजधानी उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छन्य थी तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। ये बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का स्थान था दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे चेद, इसकी राजधानी शक्तिमती है, जो बुंदेलखंड में इसका भी स्थान है। फिर देखेंगे कुर की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो मेरठ, दिल्ली, हरियाणा के क्षेत्र में थी। ये महाभारत में चर्चित थी दोस्तों, जहां पर कुर एक स्थान है। ये इंद्रप्रस्थ यानी कि ये महाभारत के समय में युद्ध वगैरह के स्थान पर रहा करती थी। इसी के अंदर हरियाणा आता था दोस्तों, जहाँ कुरुक्षेत्र, जहाँ युद्ध हुआ था। फिर देखेंगे सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा, ये मथुरा उत्तर प्रदेश में है। फिर देखेंगे अवंती, उत्तरी अवंत की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिणी अवंत की राजधानी माहिष्मती थी, जो मालवा के क्षेत्र यानी कि मध्य प्रदेश में है। मत्स्य मत्स्य की राजधानी विराटनगर, जो जयपुर, अलवर यानी कि राजस्थान में है। अस्मक अस्मक की राजधानी पोतल या पोटली है, जो गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। गांधार तक्षशिला, गांधार की राजधानी तक्षशिला है, जो रावलपिंडी, पेशावर, पाकिस्तान के आसपास है। कंबोज की राजधानी हाटक है दोस्तों, जो उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। फिर देखेंगे वत्स कौसाम्बी, जो प्रयागराज के आसपास उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। महाजनपद काल की विशेषताएं देख लेंगे दोस्तों। पहली है शासन व्यवस्था। कुछ महाजनपद राजतंत्रीय थे, मैंने पहले ही बता दिया था कि जहाँ राजा का शासन होता है वो राजतंत्रीय कहते हैं, जैसे मगध, कौशल और अवंती। कुछ गढ़ राज्य थे, जहाँ शासन सभा द्वारा किया जाता था, जैसे वज्ज और मल्ल।
इन राज्यों में कर व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र विकसित हुआ। तो यहाँ पर कर व्यवस्था यानी कर लेना और प्रशासनिक तंत्र यानी प्रशासन चलाना ये सब विकसित हुआ। दूसरी विशेषता इसकी है आर्थिक व्यवस्था। कृषि प्रमुख व्यवसाय था। यहाँ पे जो कृषि था वो प्रमुख व्यवसाय था, जिसमें लोहे के हल और उपकरणों का उपयोग होने लगा था। तो दोस्तों महाजनपद काल से ही लोहे का उपयोग होने लगा था, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि जो है वैदिक काल में वहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, और व्यापार और वाणिज्य का विकास हुए महाजनपद काल में। विशेष रूप से तक्षशिला, कौशाम्बी और श्रावस्ती जैसे नगरों में व्यापार और वाणिज्य बढ़ा। सिक्कों यानी कि पंचमार्क कॉइन, छिद्रित मुद्रित होती थी, उसका प्रचलन हुआ, जिससे व्यापार को बढ़ावा दिया। इसके पहले वैदिक काल में हमने देखा था कि वहां पर विनिमय व्यवस्था थी, वस्त्र को देकर वस्त्र लिया जाता था, लेकिन यहाँ पर सिक्कों का प्रचलन हुआ। फिर देखेंगे सामाजिक व्यवस्था में। सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था इसका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र था। जैसे अभी है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करके, वैसे उस टाइम पर भी था। और जाति प्रथा अधिक कठोर हो गई, और जाति जो है अधिक कठोर कठोर होने लगी। यहाँ पर जाति जो है कर्म के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर मिले गए। नए धार्मिक और दर्शन विचार जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म उभरे और समाज में सुधार लाने का प्रयास किए। यहाँ पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म ये सब का उभार हुआ और ये सब समाज में सुधार लाने का प्रयास किए। इसके बाद देखेंगे धार्मिक एवं दार्शनिक परिवर्तन। महाजनपद काल के दौरान जैन धर्म और बौद्ध धर्म में विकास हुआ। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने समाज में समानता, अहिंसा और साधारण जीवन पर बल दिया। वैदिक धर्म में भी नए सुधार और यज्ञों की प्रथा बढ़ी। इसके बाद महाजनपद काल का प्रभाव देख लेंगे। इस काल में राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे आगे चलकर मौर्य साम्राज्य का गठन हुआ। भारत में शहरीकरण, व्यापार, कृषि और शासन प्रणाली विकसित हुई। बौद्ध और जैन धर्म के उदय ने समाज पर गहरा प्रभाव डाला। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध धीरे धीरे अन्य राज्यों को जीतकर भारत में एक बड़े साम्राज्य की नींव रखी। इसके बाद ही मगध का उत्कर्ष पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो में। तो आप लोग ये पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा, खास करके 16 महाजनपदों का नाम जो मैंने बताया आप उसको याद कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आगे इस चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।